राष्ट्रपति विषय को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के प्राधिकार व शक्तियाँ। राष्ट्रपति से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण उपबंध थे अनुच्छेद 61 तक, उसमें महाभियोग तक हम चर्चा कर चुके हैं, 52 से लेकर 61 तक। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के प्राधिकार व शक्तियों के संदर्भ में। यह सत्य है कि विगत दिनों से कुछ अन्य गतिविधियों की वजह से हम निरंतरता का परिचय नहीं दे पा रहे हैं, किंतु फिर भी यथासंभव जितना भी हो सकेगा विषय को पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। आते हैं राष्ट्रपति के प्राधिकार व शक्तियों पर। तो भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 53 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा और कार्यपालिका प्रधान के नाते रूप में उसे प्रमुखतः 2 प्रकार की शक्तियों से विभूषित किया गया है, सामान्यकालीन शक्तियाँ और संकटकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्ति के अंतर्गत उसे मूलतः कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और फिर कुछ जो बची खुची शक्तियां हैं उसको हमने अन्य के अंतर्गत बांट दिया है। इस प्रकार से उसे कुछ प्रमुख शक्तियां प्रदान की गई हैं। और वहीं संकटकालीन के अंतर्गत उसे मूलतः 3 प्रकार की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदान की गई हैं। वह है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है, राष्ट्रपति शासन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है, और वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। हम लोग बिंदुवार एक एक विषयों पर परिचर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रपति के कार्यकारी अथवा प्रशासनिक शक्तियों के बारे में, जिसे आप कार्यपालिका संबंधी शक्ति के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं। चलिए सर्वप्रथम बात करते हैं कार्यकारी अथवा प्रशासनिक शक्तियों की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारतीय संघ की समस्त कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से संपन्न करेगा। इसी के अंतर्गत उसे कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ इस संदर्भ में प्रदान की गई हैं, जिनका उल्लेख हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला है नियुक्ति व पदच्युत संबंधी शक्ति, या इसी पदच्युत को हम विमुक्ति संबंधी शक्ति भी कह सकते हैं। यानी वह कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की न केवल नियुक्ति करता है, अपितु उनको पदमुक्त करने की भी शक्ति रखता है, उनको पद से हटाने की भी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अब इसमें हम देखेंगे हम लोग कि किन किन प्राधिकारियों की वह नियुक्ति करता है इस शक्ति के अंतर्गत। तो इसमें आ जाते हैं प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, यशसी यानी सुप्रीम कोर्ट, यचसी यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, कैग यानी जिसको आप कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान न्यायवादी, जिसे आप अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, विदेशों में भारत के राजदूत इत्यादि पदों पर नियुक्ति का उसे एक विस्तृत क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के भी नियुक्ति का उसे प्राधिकार प्रदान है। वो प्रशासनिक आयोगों के नियुक्ति का भी उसे प्राधिकार प्रदान है। यहाँ आपको आयोग आप लोग पढ़िएगा। इसमें ईसी यानी इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग, राजभाषा आयोग, एससी एसटी ओबीसी आयोग इत्यादि की नियुक्ति का उसे अनन्य क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। जाहिर सी बात है, इनको याद रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी प्रश्नों में पूछ लेता है वस्तुनिष्ठ प्रकार के भी कि निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो जब आपको पता होगा कि किसकी करता है तो नहीं का भी आप जवाब देने की स्थिति में होंगे। वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक रीति से इनमें से अधिकांश प्राधिकारियों को वह पदमुक्त करने का भी अधिकार रखता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि भारतीय संविधान के द्वारा मूलतः संसदीय शासन की रीति को अपनाया गया है, अंगीकार किया गया है, और इसमें
कार्यपालिका के दो प्रधान पाए जाते हैं। एक होता है संवैधानिक प्रधान और एक होता है वास्तविक प्रधान। संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया है। वास्तविक प्रधान मूलतः प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री को जाना जाता है। और दोनों में आपको बार बार भूलने की समस्या आती है, उसका भी निदान हम कर दे रहे हैं। संवैधानिक प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होगा। क्यों होगा? तो चूंकि संविधान के द्वारा समस्त शक्तियां, समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, इसलिए वह संवैधानिक प्रधान के नाम से जाना जाता है। और चूंकि प्रधानमंत्री उन शक्तियों का वास्तव में उपयोग करता है, वास्तव में प्रयोग करता है, इसलिए प्रधानमंत्री को हम वास्तविक कार्यपालिका प्रधान के नाम से जानते हैं। तो वास्तव में उन शक्तियों का यह प्रयोग करता है, प्रयोग कर रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान हो गया। और चूंकि संविधान के द्वारा उन समस्त प्रकार की शक्तियां उसे प्रदत्त की गई हैं राष्ट्रपति को, इसलिए राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान हो गया। कहेंगे सर ठीक है, इतना तो जान गए, इसका मतलब क्या है? इस प्रसंग के चर्चा परिचर्चा का मूल आशय है कि जितने भी समस्त प्रकार के अधिकारों की बात हम कर रहे हैं, जो भी अधिकार राष्ट्रपति के यहाँ दिखाए जा रहे हैं, दर्शाए जा रहे हैं, वास्तव में संविधान के द्वारा तो उन्हें प्रदान उसे किया गया है, किंतु उन अधिकारों का प्रयोग वह प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार ही करता है, मंत्रिपरिषद के परामर्शानुसार ही करता है, न कि वह स्वयं कोई उन शक्तियों का प्रयोग अपने विवेकानुसार अथवा मनमाफिक तौर पर कर सकता है। यानी जितनी भी नियुक्तियों की हम बात करें, जितने भी अधिकारों की बात भी हम राष्ट्रपति की करेंगे, उसमें आप यह समझते चलिए कि वह प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करेगा। यानी कि केवल और केवल वह स्वीकृति प्रदान करता है उन नियुक्तियों को, वह नियुक्तियां वास्तव में प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाएंगी, वो नाम प्रधानमंत्री के द्वारा ही चयन किए जाएंगे। बस वह केवल और केवल उन नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान करने का कार्य करता है। फिर तत्पश्चात बात आ जाता है कि और कौन से भी अधिकार हैं। तो दूसरा है कार्यकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मंत्रिपरिषद विषयक शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद विषयक शक्तियों में उसे मूलतः निम्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसमें है प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति व उनके विभागों का बंटवारा, साथ ही साथ विभागों के बंटवारे के साथ ही साथ मंत्रिमंडलीय निर्णय से अवगत या जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। यानी कि इसमें आप समझ सकते हैं कि मंत्रिपरिषद विषयक शक्तियों के अंतर्गत, मंत्रियों से संबंधित शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनके विभागों का बंटवारा करता है। और साथ ही साथ मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों से उसे अवगत होने का अधिकार है। यानी उन निर्णयों की सूचना, उन निर्णयों की जानकारी वह प्रधानमंत्री से मांग सकता है। और प्रधानमंत्री का दायित्व तो भी है कि उन समस्त निर्णयों से वह राष्ट्रपति को अवगत कराते रहें। तीसरा है प्रशासन का प्रमुख, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 77 में किया गया है। यानी वह समस्त संघीय प्रशासन का प्रमुख है, सर्वे सर्वा है, कर्ता धर्ता है। फिर अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि संघीय शासन के समस्त प्रशासनिक कृत्य या क्रियाकलाप राष्ट्रपति के नाम से ही संपादित किए जाएंगे। तत्पश्चात आ जाता है चौथे प्रकार की शक्ति। तो इसके अंतर्गत जो है उसे किसी क्षेत्र को यशस्वी अथवा यष्टि क्षेत्र घोषित करने व उसके प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को, किसी भारतीय क्षेत्र को यशस्वी अथवा यष्टि क्षेत्र घोषित कर सकता है। और न केवल वह यशस्वी और यष्टि के क्षेत्र में उसको घोषणा करने का अधिकारी है, अपितु उनके प्रशासन का भी दायित्व वह संभालता है। और यशस्वी यष्टि घोषित करने का असर क्या होगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा जिस भी क्षेत्र को, जिस भी भूभाग को यशस्वी यष्टि क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया जाएगा, जनजातीय क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया जाएगा, उस क्षेत्र में अन्य किसी को बसाव का अधिकार नहीं होगा और ना ही स्वतंत्र रूप से विचरण का भी अधिकार होगा। कोई उस क्षेत्र में जमीन नहीं ले सकता, वहाँ पे स्वतंत्र तौर पर विचरण नहीं कर सकता, वहाँ पर ना ही बसने का उसे अधिकार प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दो उसकी स्वतंत्रताएं हैं, वह सीमित कर दी जाएंगी। तत्पश्चात हम लोग आज इस विषय और चर्चा को ही विराम देते हैं। आगे की चर्चा में हम राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।